नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट फाइनेंस के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई क्यों इसे लाता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष जैन। मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और लाया हूं आपके लिए 5 मिनट फाइनेंस का एक नया वीडियो, क्लियर, कंसाइज, फेयरली वाइज। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथ में एक ऐसा टूल होता है जिससे आरबीआई इकोनॉमी की ग्रोथ को मैनेज करता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, इकोनॉमी को रेसेशन से दूर रखता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस टूल के अंतर्गत आरबीआई के पास 3 हथियार होते हैं: सीआरआर, एसएलआर और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसमें आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि आपको इतना परसेंटेज ऑफ कैश मेरे पास रखना होगा। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी बैंक की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक रेगुलेटर का होना बहुत जरूरी है। जो रेगुलेटर हमारे यहाँ पर आरबीआई होता है। तो आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कैश मेरे पास रखना होगा। जब बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, उन डिपॉजिट में से कुछ कैश आरबीआई के पास रखना होगा। बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। जब बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम है, क्योंकि कुछ पैसा तो वो आरबीआई के पास जमा करा चुका है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। अब जब लोन देने के लिए पैसा कम है तो बैंक्स कम लोन दे पाएंगे। लोन कम दे पाएंगे तो मनी फ्लो इकोनॉमी में कम हो जाएगा, जिससे कि इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगी। तो जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी में सुने कि आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया, इसका मतलब आरबीआई को दिख रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है और इकोनॉमी में से पैसा निकालने की जरूरत है। अब पैसा कैसे निकलेगा इकोनॉमी में? जो बैंक्स के पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि आप मेरे पास रखो, उस अमाउंट को बढ़ा देता है सीआरआर की फॉर्म में, जिससे कि बैंक्स के पास पैसा कम होता है तो लिक्विडिटी मार्केट में कम आती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अभी जब कल मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उसमें आपने देखा जैसे ही आरबीआई गवर्नर ने बोला कि मैं सीआरआर को कम कर रहा हूं, कैश रिजर्व रेशियो को, स्टॉक मार्केट एकदम से बूम किया। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लग रहा था कि अब पैसा इकोनॉमी में बढ़ जाएगा और जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो कंपनीज प्रॉफिट करेंगी और अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। लेकिन आरबीआई का कल का जो स्टैंड था, बहुत शानदार स्टैंड था। उसमें आरबीआई ने सीआरआर को कम किया। कम करते ही स्टॉक मार्केट बाउंस किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा कि अब मार्केट में मौका है, कंपनियां अब प्रॉफिट करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि जब पैसा इकोनॉमी में बढ़ेगा तो कंजम्पशन होगा, यानी कि आप और हम सामान खरीद पाएंगे। कंपनियां जो माल बेचती है उसको हम परचेस कर पाएंगे। जब हम परचेस करेंगे तो कंपनीज का प्रॉफिट होगा। तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट ने ग्रो किया। तो सीआरआर ऐसा टूल हुआ जिससे कि इकोनॉमी को एक बूस्टर दिया जाता है। जब भी आरबीआई सीआरआर को बढ़ाता है, इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई समझता है कि इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो पैसा कम करने की जरूरत है। वो कम किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, सीआरआर के थ्रू। तो पहला कंपोनेंट मॉनेटरी पॉलिसी का हो गया सीआरआर, जिसको अगर इंक्रीज किया जाएगा इसका मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अगर सीआरआर को डिक्रीज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा तो इसका मतलब है इकोनॉमी को बूस्टर देना है, यानी कि इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके आना है। सेकेंड टूल होता है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर में हमने बताया था कि आरबीआई बैंक को बोलता है आपको हमारे पास कैश रखना होगा, लेकिन एसएलआर में आरबीआई बैंक को बोलता है कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स हमारे पास रखने होंगे। ये एक तरह से आप देखिए कि सिक्योरिटी के लिए होता है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए आरबीआई हर बैंक से कुछ सीआरआर और कुछ एसएलआर जो है अपने पास रखता है, जिससे कभी बैंक को जरूरत पड़े, कुछ प्रॉब्लम में है बैंक, तो आरबीआई उस पैसे को बैंक को वापस दे सके। तो एज पर लॉ के प्रोविजन के अनुसार एसएलआर इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड गोल्ड। अब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये आरबीआई गवर्नर एसएलआर की रिक्वायरमेंट कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के हिसाब से। अब इसको इंक्रीज कब किया जाता है? एसएलआर को इंक्रीज करना वो कब किया जाएगा? जब आरबीआई गवर्नर को या आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दूसरा टूल जो आरबीआई यूज करता है वो होता है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इस टूल के अंतर्गत आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि आप ना, अब जो पहले मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करते थे अब उसको बढ़ा के देना पड़ेगा आपको मेरे को। तो इससे क्या होगा? जब अब बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई को देना है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करेंगे, बॉन्ड्स परचेस करेंगे, गोल्ड परचेस करेंगे। तो उनका पैसा लग गया इन चीजों को लाने में, जो कि अल्टीमेटली आरबीआई के पास देना है। इससे क्या होगा? बैंक्स की कैपेसिटी कम हो गई लोन देने के लिए, तो लोन कम दे पाएगा बैंक, इकोनॉमी में कंजम्पशन कम होगा, तो मनी फ्लो जो बढ़ गया है वो कंट्रोल में आ जाएगा, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। इसका अपोजिट देखिए, जब इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ है,
तो आरबीआई क्या बोलता है बैंक्स को कि भाई एसएलआर रिक्वायरमेंट मैंने कम कर दिया है। अब आपको जो मुझे डिपॉजिट देना था ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स की फॉर्म में, वो आप मुझे कम दे दो, और जो पैसा आपके पास बचेगा उससे आप लोन इंक्रीज कर दो, जिससे कि लोगों के पास पैसा आएगा, इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाएगी। तो आरबीआई एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है कि जब ग्रोथ है तो बहुत अच्छी बात है, जब लग रहा है कि स्लो डाउन है तो पैसा बढ़ा दिया, जब लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया तो आरबीआई का सीआरआर और एसआरआर क्या काम करता है, पैसा मार्केट में से खींच लेता है बैंक के पास से। जब बैंक से पैसा खींच लिया आरबीआई ने तो बैंक के पास पैसा कम हो गया लोन देने के लिए, लोन देने के लिए पैसा कम हो गया तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ गया। तो ये आरबीआई का दूसरा टूल है एसएलआर, मॉनिटरी पॉलिसी का। अब तीसरे टूल की बात करते हैं अपन, इसको बोलते हैं एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आपने सुना होगा ना कि आरबीआई ने, या आपने सुना होगा बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया एकदम से। वो क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि आरबीआई अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में डिसाइड करता है कि भैया अब ना रेट बढ़ाने की आवश्यकता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कौन सी रेट बढ़ाने की आवश्यकता है? जिस रेट से बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं। अच्छा, बैंक्स को भी पैसा लेना पड़ता है आरबीआई से? बिल्कुल पैसा लेना पड़ता है बैंक्स को आरबीआई से। तो जब आरबीआई बैंक्स को पैसा देगा तो वो कुछ ब्याज चार्ज करेगा। वो ब्याज क्या होता है? वो रेट होता है रेपो रेट, कि आरबीआई इतना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लेकर बैंक से पैसा ले रहा है, और अल्टीमेटली बैंक प्रॉफिट कब करेगा? जब इस पैसे को कंज्यूमर को देगा। तो जब आरबीआई ने बैंक को जो पैसा दिया वो इंटरेस्ट बढ़ गया, तो बैंक जब कंज्यूमर को पैसा देगा वो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो आपने सुना होगा ना कि ईएमआई साहब बढ़ गई, अब तो ईएमआई बढ़ने वाली है, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया? क्योंकि आरबीआई ने बैंक को बोला कि साहब जो तुम मुझसे लोन लोगे ना वो मैं आपको महंगा दूंगा। वो किस रेट पर होता है? वो होता है रेपो रेट पर। जब भी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, इसका मतलब है बैंक्स जो है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट किस पर आएगा? कंज्यूमर पर। कंज्यूमर को भी ज्यादा इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। ये किस लिए होता है? ये भी पैसे का फ्लो को मैनेज करने के लिए होता है, इनडायरेक्ट वे में पैसे का फ्लो मैनेज करना है। तो तीसरा टूल हो गया एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें दो पार्ट होते हैं, रेपो रेट जो मैंने बताया अभी कि आरबीआई जब बैंक्स को लोन देगा तो एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, उस रेट को अगर बढ़ा देता है तो जब बैंक्स कंज्यूमर को लोन देंगे तो वो भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। उससे क्या इंपैक्ट होगा? अल्टीमेटली कंज्यूमर को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? पैसे का फ्लो इकोनॉमी में मैनेज हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर का पैसा जो पहले माल खरीदने में जा रहा था, जो पहले सर्विस खरीदने में जा रहा था, वो जाएगा ईएमआई में। इनडायरेक्ट वे में पैसा बैंक्स ने खींच लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो ये टूल कौन सा हो गया? रेपो रेट, जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, उस रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जब बैंक्स कंज्यूमर को लोन देंगे तो ये रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब ये तो हुआ फॉरवर्ड गियर वाली बात, जहां पर गाड़ी आगे ले जानी है। जब आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा है और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब दूसरी कहानी, आरबीआई को जब लगता है कि इकोनॉमी में पैसे का फ्लो फिर से मैनेज करना है, तो दूसरा टूल कौन सा हो गया उसके पास? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया। तो बैंक्स क्या चाहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को ब्याज देता है, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज किया तो बैंक्स क्या बोलेंगे कि अब तो फायदे वाली बात है, कंज्यूमर लोन देते हैं उसमें तो बड़ी हेडेक होती है कि ईएमआई वापस आएगी या नहीं आएगी, लोन बैड डेट्स हो जाएंगे या नहीं होंगे। लेकिन जब आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक्स क्या करेंगे? अपना पैसा जो डिपॉजिट उनके पास आता है वो आरबीआई को देने लग जाएंगे, क्योंकि बैंक को तो ज्यादा ब्याज चाहिए, वो भी तो व्यापार करना है, तो आरबीआई को देंगे। आरबीआई उन पर जो ब्याज देता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक्स अपना पैसा निकालकर आरबीआई में डिपॉजिट करने लग जाते हैं, क्योंकि बैंक्स को तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट कमाना है, या तो कंज्यूमर इंटरेस्ट दे उनको या फिर आरबीआई इंटरेस्ट दे। आरबीआई ने टूल बना रखा है कि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज करता है, तो इनडायरेक्ट वे में बैंक्स को क्या लगता है कि मुझे पैसा ना आरबीआई को दे देता हूं मैं अपना, और इससे मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मेरी इनकम होती रहेगी। तो बैंक्स अपना पैसा आरबीआई को दे देते हैं, जिससे आरबीआई बैंक्स का जो मनी का फ्लो है वो कंट्रोल कर देता है। क्योंकि अब बैंक से जब पैसा आरबीआई को दे दिया तो बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा ना लोन देने के लिए। जब लोन कम देंगे तो फिर से इकोनॉमी मैनेज हो गई, इन्फ्लेशन फिर से कंट्रोल हो गया जो बहुत बढ़ गया था पैसे के कारण। तो आरबीआई का पर्सपेक्टिव होता है पैसे के फ्लो को मैनेज करना। रिवर्स रेपो रेट रिवर्स गियर की तरह से होता है। आरबीआई बैंक्स को बोल देता है मैं रेट बढ़ा रहा हूं, रिवर्स रेपो रेट, आप मुझे पैसा दो मैं आपको ब्याज ज्यादा दूंगा। तो बैंक्स अपने आप क्या करते हैं? पैसे का फ्लो कैसे मैनेज होता है? बैंक्स उठाते हैं अपना पैसा जो डिपॉजिट उनको मिला, उठा के आरबीआई को दे देते हैं और आरबीआई उस पर ब्याज देता है। वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट।
तो मॉनेटरी पॉलिसी के 3 टूल्स कौन कौन से हो गए? CRR, SLR और LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF में 2 पर्सपेक्टिव हो गए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो ये सारा जो पूरा सिस्टम है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए है। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो कंट्रोल कर दो, जब लगा कि इकोनॉमी में ग्रोथ कम है तो रिवर्स रेपो रेट को इन सबको ऐसे मैनेज कर दो कि पैसा इकोनॉमी में फ्लो हो जाए। तो ये दोनों सिस्टम एक तरह से, इसको आप मानिए कि कार चल रही है, कार में ब्रेक भी है, एक्सेलरेशन भी है। अब ड्राइवर को अपना दिमाग लगाना पड़ता है कब उसे ब्रेक चाहिए, कब एक्सेलरेशन चाहिए। तो ऐसे ही आरबीआई भी अपना दिमाग लगाता है कि साहब कब इकोनॉमी को बूस्टर देना है, कब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो ये टूल किसके पास हो गया? आरबीआई के पास, मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या टूल हो गया? इकोनॉमी को मैनेज करने का, पैसे के फ्लो को मैनेज करने का। अब देखो, जब भी आप देखोगे ना मॉनेटरी पॉलिसी के आसपास जो इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट के या ट्रेडर्स हैं, वो उनकी नजर बिल्कुल स्क्रीन पर होती है, गवर्नर साहब क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, तभी वो सबकी नजर वहां पर है। तो किसके पास टाइम है टीवी देखने का बिना बात को? तो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स क्या करते हैं? ध्यान से सुनते साहब गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं। आज तारीख है 7 जून, 6 जून को पॉलिसी आई, आप टीवी पर गवर्नर साहब का स्टेटमेंट लगाओ और स्टॉक मार्केट का इंडेक्स लगाओ। जैसे उन्होंने अच्छी बात बोली, मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, ऊपर नीचे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन है बहुत सिंपल सा, आम आदमी को समझने में दिक्कत है कि है क्या, टर्म्स बड़ी लगती हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है। अब नाम अलग अलग बना दिए उसके। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी का एस्पेक्ट। कोविड के टाइम जब सब कुछ बंद था तो सिर्फ स्टॉक मार्केट चालू था, तो लोग बहुत टीवी देखते थे। तो एक और वर्ड निकल के आता था उसमें कि यूएस फेड का डिसीजन क्या होगा। जैसे अपना इंडिया में आरबीआई है, ऐसी अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व है। तो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई अपना सेंट्रल बैंक है। अमेरिका एक तरह से बोले ना कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को मैनेज करता है। जो अमेरिका में होता है उसका रिपरकशंस वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज में आते हैं। तो जब भी यूएस फेडरल रिजर्व अपनी रेट बढ़ाता है तो अपना आरबीआई को भी रेट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसे कोऑर्डिनेशन में लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉरेन पैसा जो है वो इंडिया में तभी आएगा जब उसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। अगर यूएस फेडरल रिजर्व ने तो रेट बढ़ा दिया लेकिन आरबीआई ने रेट कम कर दिया अपना, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो अपना पैसा इंडिया में क्यों लाएगा? क्योंकि वो तो वहीं पर पैसा डालकर खुश है, उसे आराम से ब्याज मिल रहा है। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन चलता है वर्ल्ड सिस्टम में कि यूएस फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, इंडियन आरबीआई क्या कर रहा है, ये सब कोलैबोरेशन वाला काम है। तो इन्वेस्टर्स को क्या देखना है कि यूएस को भी देखना है और इंडिया को भी देखना है। लेकिन जो इन्वेस्टर नहीं है स्टॉक मार्केट में, उन्हें क्या देखना है भाई, इकोनॉमी कैसे चल रही है, तो वो सिर्फ आरबीआई को देखें। तो ये छोटा सा 10 मिनट का जो वीडियो मैंने बनाया, इसका पर्पस ये था कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझाई जा सके। ये बहुत छोटी सी टर्म है और बहुत इजी है समझना, लेकिन थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि कब पैसा कम इकोनॉमी में निकलता है, कब आता है, आरबीआई ऐसा क्यों करता है। ये सब रीजनिंग मॉनेटरी पॉलिसी की है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करें ग्रो करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग 5 मिनट फाइनेंस, क्लियर, कंसाइज, फेयरली वाइज।